ओके, तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हाउ डज ट्रांसमिशन लाइन एक्ट एज एंटीना। किसी भी ट्रांसमिशन लाइन को एंटीना बना सकते हैं बाय फ्लेयरिंग ऑफ द स्ट्रक्चर। फ्लेयरिंग का मतलब दोनों कंडक्टर के बीच में सेपरेशन इंक्रीज करके। दूसरा तरीका क्या हो सकता था कि ट्रांसमिशन लाइन वाज कनेक्टेड विथ एक्साइटेशन और देयर वाज स्पेशियल बैलेंस कंडीशन दैट इज़ एस इज़ वेरी वेरी लेस देन लेमडा। तो मैंने दूसरा तरीका क्या बताया था कि आप ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ करिए, ऑपरेटिंग वेवलेंथ क्या होगी, रिड्यूस होगी, और एक ऐसी कंडीशन आएगी जो सेपरेशन है एस इज़ कंपेरेबल टू लेमडा, यानी कि स्पेशियल बैलेंस कंडीशन को मैंने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो ट्रांसमिशन लाइन कैसा स्ट्रक्चर है, गाइडिंग स्ट्रक्चर है। तो गाइडिंग स्ट्रक्चर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडिएटिंग स्ट्रक्चर में। चलिए, इस लेक्चर में हमें रेडिएशन मैकेनिज्म पढ़ना है। यहाँ पे देखिए एक चार्ज है जिसका वेलोसिटी ज़ीरो है। यदि चार्ज की वेलोसिटी ज़ीरो है तो उस चार्ज को हम क्या बोलते हैं, वो स्टैटिक मोड पे है, स्टैटिक चार्ज है। अच्छा, व्हाट इज़ द टेंडेंसी ऑफ स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एमिट करता है। मान लीजिए ये चार्ज है, ये ओरिजिन पे रखा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एमिट कर रहा है चारों डायरेक्शन पे, ऑल डायरेक्शन पे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन पे रेडिएट करेगा, एमिट करेगा, ये रेडियल डायरेक्शन पे। आपने ये एक्सप्रेशन कभी देखा होगा। इस ए आर का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इन रेडियल डायरेक्शन। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर है, स्पेस पे है। तो देखिए मैंने इक्वेशन कैसा लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ द फंक्शन ऑफ स्पेस। अच्छा, ये दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम पे लिख दिया है, सभी का मीनिंग एक ही है। आप यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या टाइम का फंक्शन है, नहीं। कहना इसे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस के रिस्पेक्ट में है। स्पेस के रिस्पेक्ट मतलब इस मीन्स रिलेटेड टू स्पेशियल टाइप ऑफ थिंग। तो इसको पढ़ते कैसे हैं कि स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इस फील्ड को हम स्टैटिक फील्ड भी बोलते हैं। तो एंटीना के केस में जो फील्ड होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, डायनामिक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो फील्ड कैसा है, स्टैटिक है। चलिए आगे देखते हैं कि एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर को मैंने क्या किया, डीसी सिग्नल से, डीसी सोर्स से कनेक्ट करके रखा है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यदि कोई भी चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे तो वो क्या करेगा, करंट प्रोड्यूस करेगा। क्यों, क्योंकि हम ये बोलते हैं कि मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर प्रोड्यूसेस करंट। अच्छा, ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो ये कैसी करंट प्रोड्यूस करेगा, कांस्टेंट करंट प्रोड्यूस करेगा। आप देखिए, यदि कांस्टेंट करंट का ग्राफ ड्रॉ करिए तो कांस्टेंट करंट का ग्राफ टाइम के रिस्पेक्ट में ऐसा होता है। तो ये कौन सा करंट है, इस करंट को बोलते हैं डीसी करंट बोलते हैं। अच्छा, आपने एम्पियर्स लॉ पढ़ा होगा कि ये एक कंडक्टर है, करंट कैरी इस डायरेक्शन पे कर रहा है, तो आप अपना जो थंब है करंट कैरिंग डायरेक्शन पे रखिए और अपनी फिंगर रैप कर दीजिए, तो आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी तरफ जा रहा है, इनसाइड ऑफ द पेपर। यहाँ पे इस कंडक्टर को देखिए कि कंडक्टर इज कैरिंग आई अमाउंट ऑफ करंट, बिकॉज ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड। अच्छा, इस ये भी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है, स्पेस पे है। तो स्पेस मीन्स रिलेटेड टू एक्स वाई जेड। अच्छा, इसको देखिए आप अच्छे से, क्या ये टाइम का फंक्शन है, नहीं है। तो पक्की बात है ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, स्टैटिक नेचर का है। अच्छा, इसको पढ़ते कैसे हैं, एक्स वाई जेड मीन्स रिलेटेड टू स्पेस, स्पेस मीन्स रिलेटेड टू स्पेशियल। तो इसको बोलते कैसे हैं, स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये कैसा मैग्नेटिक फील्ड होगा, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड। तो इस केस में भी मुझे कि कोई भी डायनामिक नेचर नहीं दिखा। चलिए अब अगले में देखते हैं कि क्या होता है कि आपके पास मान लीजिए एक चार्ज है और इस चार्ज को मैंने क्या करा दिया, एक्सेलरेट करा दिया। दिस चार्ज इज़
ये जो चार्ज है इसको मैंने क्या करा दिया, एक्सेलरेट करा दिया। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन, यानी वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी करे तो मैं उस फिनोमिना को क्या बोलूँगा, एक्सेलरेशन कहूँगा। मैक्सवेल की थ्योरी ये बोलती है कि यदि कोई भी चार्ज एक्सेलरेट हुआ है तो वो रेडिएशन प्रोड्यूस कर सकता है। चलिए यहाँ पे एक मैंने कंडक्टर कंसीडर किया है, ये कंडक्टर का लेंथ मैंने ये L एज्यूम किया है, A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और इस कंडक्टर को मैंने एक्साइटेशन से कनेक्ट किया है। अच्छा, हमें पता है कि मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर क्या जनरेट करता है, करंट जनरेट करता है। अच्छा, मैंने एक चीज़ और लिखी कि व्हाट इज़ VZ। हम कभी भी सिंगल इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी के बारे में बात नहीं करते, हम सभी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। मतलब हम किसके बारे में बात करते हैं, एवरेज वेलोसिटी के बारे में। तो दैट VZ इज़ नथिंग बट इट्स अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, एक एवरेज वेलोसिटी है। ये कंडक्टर वॉल्यूम कंटेन कर रहा है, और मान लीजिए ये कंडक्टर कैसा है, 3 डायमेंशनल कंडक्टर है, तो पक्की बात है इसका क्या होगा, कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। इसमें टोटल चार्ज Q है, और इसको मैंने किससे डिवाइड कर दिया, वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, तो मुझे क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मिल जाएगी। देखिए टोटल चार्ज में मैंने क्या वॉल्यूम को डिवाइड कर दिया, बिल्कुल किया है, तो मुझे कैसा चार्ज डेंसिटी मिलेगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मिलेगा। इस इक्वेशन को देखिए, व्हाट इज JV, इसको बोलते हैं वॉल्यूम करंट डेंसिटी। ये मैंने यहाँ पे बता दिया है कि ये क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। VZ क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिमेंबर दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज नथिंग बट इट्स अ एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, ये जो इक्वेशन मैंने लिखा था पिछले पेज पे, वॉल्यूम करंट डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये इक्वेशन आया कहाँ से, करंट का एक वेल नोन इक्वेशन है, चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। तो सवाल ये है, यहाँ पे तो सिर्फ सिंगल चार्ज है, क्या कंडक्टर में सिंगल चार्ज होता, नहीं, कंडक्टर में तो n नंबर ऑफ चार्ज होते हैं। तो n नंबर ऑफ चार्ज की वजह से जो मूवमेंट होगा उसकी वजह से जो करंट मूवमेंट की वजह से क्या होगी, करंट प्रोड्यूस होगी। तो n इंटू क्यू डिवाइडेड बाई टी इज़ नथिंग बट इट्स अ करंट। अच्छा, ये देखिए ये कंडक्टर है, इसका लेंथ L है, और VD दैट इज़ नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज़ नथिंग बट इट्स अ एवरेज वेलोसिटी। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कुछ टाइम लेगा। डिस्टेंस कितनी है, L। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मुझे पता है, तो क्या मैं टाइम का इक्वेशन ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इस टाइम की जगह पे L डिवाइडेड बाई VD रख दीजिए, बिल्कुल रख दीजिए। एक सिंगल चार्ज Q, 2 चार्ज होते तो 2Q, 3 चार्ज होते तो 3Q, यदि n नंबर ऑफ चार्ज हैं तो n इंटू Q। तो ये क्या है, बेसिकली टोटल चार्ज है। टोटल चार्ज में L इंटू ए क्या है, वॉल्यूम है। टोटल चार्ज में यदि आपने वॉल्यूम का डिवाइड कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, चार्ज डेंसिटी मिल जाएगी। कौन सी चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अच्छा, इस इक्वेशन में देखिए, इस इक्वेशन में मैंने दोनों तरफ क्या है, एरिया से डिवाइड किया। कोई फ़र्क पड़ेगा इस इक्वेशन को, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। यहाँ पे एरिया का डिवाइड करिए, यहाँ पे एरिया का डिवाइड करिए। करंट डिवाइडेड बाई एरिया, मतलब ये कैसा होगा, करंट डेंसिटी होगा। करंट डेंसिटी ये टर्म क्या हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी का। कौन सी चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। VD क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आया होगा कि ये इक्वेशन कहाँ से आया। अच्छा, चलिए इसकी यूनिट देखते हैं। करंट डेंसिटी क्या था, एम्पियर। करंट डेंसिटी क्या था, I डिवाइडेड बाई एरिया। तो इसका यूनिट क्या होगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा जी, इसको बोलते हैं क्या, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका यूनिट क्या होगा, कूलॉम पर मीटर क्यूब। इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। तो देखिए मीटर और यहाँ से 1 मीटर कट जाएगा, तो कूलॉम पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। अच्छा, इस सेकेंड को ऊपर ले गया
तो कूलाम पर सेकंड मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्या दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का यूनिट बैलेंस्ड है? बिल्कुल बैलेंस्ड है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, वहाँ पे पहले 3 डायमेंशनल कंडक्टर कंसीडर किया था। मान लो आपके पास 2 डायमेंशनल कंडक्टर है, तो आप देखिए कि इसका चार्ज डेंसिटी कैसे निकालेंगे। टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया इज़ नथिंग बट इट इज़ सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये आपने कभी पढ़ा भी होगा। मान लीजिए 1 डायमेंशनल कंडक्टर होता तो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ इज़ नथिंग बट लाइन चार्ज डेंसिटी। अच्छा देखिए, मान लीजिए इस इक्वेशन से इस इक्वेशन में पहुंचना है, तो देखिए कैसे पहुंचते हैं। यहाँ पे क्या लिखा था? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, मतलब रिलेटेड टू वॉल्यूम। अब कैसा है? सरफेस है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी लिख देंगे यहाँ पे, वॉल्यूम की जगह पे सरफेस। यहाँ पे वॉल्यूम करंट डेंसिटी है, सॉरी, ये वॉल्यूम करंट डेंसिटी है और ये कैसी करंट डेंसिटी है? सरफेस करंट डेंसिटी है। ये कौन सा चार्ज डेंसिटी है? ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। तो वॉल्यूम से अब किस में आ गए हम? सरफेस पे। तो यहाँ पे क्या लिखा है? सरफेस चार्ज डेंसिटी लिख दिया। वीजेड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी तो हम सब केस में सेम ही लेंगे। अच्छा, दोनों का यूनिट फिर से चेक करिए आप। इसका क्या होगा? इस चार्ज डेंसिटी का कूलाम पर मीटर स्क्वायर, मीटर इंटू सेकेंड, एम्पियर पर मीटर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। अब सरफेस से कहाँ पे आना है हमें? लाइन पे आना है। यहाँ पे आपने क्या लिखा? सरफेस करंट डेंसिटी, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? लाइन करंट डेंसिटी। यहाँ पे क्या लिखा है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो मैंने यहाँ पे अब क्या लिखा है? लाइन चार्ज डेंसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी सेम रखिए। अच्छा, इसका यूनिट चेक करिए। लाइन चार्ज डेंसिटी को देखिए, लाइन चार्ज डेंसिटी मतलब कूलाम पर मीटर, और इसकी यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। तो मीटर मीटर कैंसिल आउट, तो कूलाम पर सेकेंड इज़ नथिंग बट एम्पियर। मतलब कि यहाँ से कुछ चीज़ निकल के आई। क्या निकल के आई? कि करंट और सिंगल डायमेंशन के केस में, सिंगल डायमेंशनल कंडक्टर के केस में करंट और करंट डेंसिटी दोनों क्या होंगी? सेम होंगी। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम सरफेस लाइन करंट डेंसिटी, वॉल्यूम सरफेस लाइन चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। तो आपको क्या समझ में आया कि आई का इक्वेशन ऐसे दिया। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे, देखिए कि यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिखा हुआ है और ये शायद आपको समझ में आए कि मान लो आपके पास एक कंडक्टर है जिसका लेंथ कितना है? 5 मीटर है, और इसमें ये कौन सी डेंसिटी दी हुई है? लाइन चार्ज डेंसिटी 5 कूलाम पर मीटर। अच्छा, इसका मतलब क्या है? 1 मीटर में कितना कूलाम? 5 कूलाम। 2 मीटर में 10, 3 मीटर में 15, 4 मीटर में 20, 5 मीटर में 25। बेसिकली आपने क्या किया? इस 5 मीटर का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको कितना मिल जाएगा? 25 कूलाम। मतलब आपको टोटल चार्ज मिल जाएगा। यानी कि चार्ज डेंसिटी में आपने लेंथ का मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल चार्ज मिल जाएगा। अच्छा, इस इक्वेशन में देखिए, यदि दोनों तरफ लेंथ का मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई दिक्कत है? नहीं। लेंथ में चार्ज डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? टोटल चार्ज मिल जाएगा। चलिए, इस इक्वेशन को मैंने क्या किया? टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया। तो एल डी आई बाई डी टी प्लस आई डी एल डी टी इज इक्वल टू क्यू टी डी वी जेड ओवर डी टी, इस तरीके से मैंने कर दिया। अच्छा देखिए, मैंने यहाँ पे डी एल बाई डी टी को ज़ीरो किया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि लेंथ ऑफ द कंडक्टर क्या है? कांस्टेंट है, तो ये डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो हो जाएगा। क्यू टी टोटल चार्ज भी क्या है? कांस्टेंट है, तो ये डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो हो जाएगा। तो बचा क्या? एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू टी डी वी जेड ओवर डी टी। इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ रेडिएशन बोलते हैं। अच्छा देखिए, डी आई बाई डी टी का मतलब क्या है? डी आई बाई डी टी का मतलब ये है कि करंट का नेचर कैसा होना चाहिए? करंट का नेचर टाइम वेरिंग होना चाहिए। डी वी जेड ओवर डी टी का मतलब क्या है? चार्ज कैरियर का क्या होना चाहिए? एक्सेलरेशन होना चाहिए।
ये टर्म किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। क्यूटी क्या है? टोटल चार्ज है। di/dt क्या है? कि करंट मस्ट बी टाइम वेरिंग। एल क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर है। तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा कि किस तरीके से एक्सेलरेशन हमने चार्ज का कराया, और इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ रेडिएशन। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, जिसमें हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे कि किस तरीके से कोई भी स्ट्रक्चर रेडिएट करता है। थैंक यू वेरी मच।